ईरान के फॉर्मूला 14 पर भड़के ट्रंप, अब असंभव हमले को तैयार ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जबरदस्त माइंड गेम और प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, जहां ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त ईरान का सर्वनाश कर सकते हैं। वहीं ईरान के कमांडरों ने दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करेंगे। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो ऐसे सुपर वेपन से हमला करेगा जो दुश्मनों को हैरान कर देंगे। ईरान, अमेरिका और इजराइल को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ईरान इस बार असंभव हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने सीज फायर के दौरान बंकर और गुप्त ठिकानों में दबी पड़ी सैकड़ों मिसाइलों को निकाल लिया है और वो अब हमले को तैयार हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल में जो 6,500 टन नए हथियार, गोला बारूद पहुंचाए, उनको अब उन अड्डों पर पहुंचा दिया है जहां से ईरान पर हमला होगा। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका इजराइल को अपने F-35, F-15IE के सबसे एडवांस वर्जन के फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन देने जा रहा है। अब ऐसे हालात में पाकिस्तान के जरिए ईरान ने जो 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव अमेरिका को भेजा, उस 14 सूत्रीय ईरानी प्रस्ताव को राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हम ईरान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और जल्द ही उसे सबक सिखा देंगे। फॉर्मूला 14 में फंसा अमेरिका, ईरान पर होगा हमला। ईरान पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के 3 विकल्प दिए हैं। सिचुएशन रूम में 45 मिनट की मीटिंग में अमेरिकन सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ ब्रैड कूपर ने हमले का फुल प्रूफ प्लान बता दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त हॉर्मुज में और अरब सागर में अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 18 युद्धपोत ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ईरान के नए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को लेकर ट्रंप पूरी तरह से भड़क गए हैं, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर फिर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की संभावनाएं मौजूद है। ट्रंप ने कहा उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते की रूपरेखा के बारे में बताया गया, लेकिन वो अभी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इसे स्वीकार करने लायक नहीं मानते। मियामी के लिए रवाना होने से पहले फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, इस बात की संभावना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने हमले फिर से शुरू कर सकता है। इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा था कि ईरान ने जंग को स्थायी रूप से खत्म करने के मकसद से पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में अपना प्रस्ताव पेश किया है और अब ये मामला अमेरिका के हाथों में है कि वो कूटनीतिक रास्ता अपनाए या फिर टकराव वाली नीति पर आगे बढ़े। दरअसल ईरान ने अपना 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा है, जिसे लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हैं। इसके पीछे की वजह भी अब आप जान लीजिए। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रस्ताव का मकसद सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है। ईरान की ये नई योजना अस्थायी युद्ध विराम को खारिज करती है। इसकी बजाय 30 दिनों के भीतर ही एक स्थायी समाधान पर जोर दिया गया है। ईरान के प्रस्ताव में सुरक्षा गारंटी की मांग की गई है ताकि भविष्य में ईरान पर कोई हमला ना हो। प्रस्ताव में इलाके से अमेरिकी सेना की वापसी और नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की बात कही गई है। इसमें ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करने और प्रतिबंधों और सैन्य दबाव से जुड़े मुआवजे की भी मांग है। इसमें हॉर्मुज के लिए एक नई शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इसमें हॉर्मुज को खोलने की शर्तों और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की भी मांग शामिल है। लेकिन ईरान के इस 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव में ईरान ने अमेरिका की परमाणु शर्तों और परमाणु प्रोग्राम को शामिल नहीं किया है और इसी वजह से ट्रंप बेहद नाराज हैं। Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see.
खबर के मुताबिक फॉक्स न्यूज के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला या अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपा तो 3 दिन बाद हम ईरान की तेल पाइपलाइनों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर अगर पाबंदियां जारी रही तो ईरान की पाइपलाइनें 3 दिनों के भीतर ही फट सकती हैं। ट्रंप ने बताया कि नाकाबंदी के चलते टैंकर नहीं आने से पाइपलाइनें बंद हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यांत्रिक वजहों से या फिर जमीन के अंदर प्राकृतिक कारणों से वो फट सकती हैं। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर युद्ध विराम पर समझौता करना चाहता है तो वॉशिंगटन को कॉल कर सकता है। उन्होंने कहा वे कॉल कर सकते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे सुरक्षित फोन लाइनें हैं। अब ये वार पलटवार ऐसे समय में चल रहा है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष एक नाजुक मोड़ पर बना हुआ है। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर रही है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फर्स्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान के हथियारों के जखीरे का सही आकार अभी भी साफ नहीं है। इंटेलिजेंस के आकलन से उसकी बची हुई क्षमताओं का सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा ही मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है। या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव बढ़ता है तो फिर इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर वे जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद भी ईरान के पास अभी भी अपने जखीरे का लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है और ये ड्रोन एक शक्तिशाली डेटरेंट साबित हो रहे हैं। कुछ अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है। जब ये काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उनके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा। ईरान के पास मिसाइलों की भी काफी क्षमता अभी भी मौजूद है। संघर्ष विराम के समय उसने लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसने चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़ा करके युद्ध के पहले के स्तर पर लगभग 60% तक पहुंचा दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है
इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है और इसकी क्षमता असीमित है। باید اون رویکرد گفتگوی خودشون رو از یک جانبه‌گری و روحیه‌ای که بخوان یه چیزی رو بر ما تحمیل بکنن از این دست بردارن و تجربه کردن که چنین چیزی اتفاق نمیفته. जब से अमेरिका ने चारों तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी की है, उसके बाद से ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसी जंग की तैयारी कर ली है जो अमेरिका के लिए मौत का भंवर साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने जितना खेला किया, उसमें चीनी सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया है। ईरान ने मौजूदा जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए चीन के बने एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया और इसे उसने पिछले साल चुपके से हासिल कर लिया था। ये जानकारी फाइनेंशियल टाइम ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इस सैटेलाइट का नाम TEE-01B है। इसे चीन की अर्थ आई कंपनी ने विकसित किया है और लॉन्च किया था। बाद में इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्थ आई कंपनी एक खास तरह के निर्यात मॉडल पर काम करती है जिसे इन ऑर्बिट डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब है चीन में लॉन्च किए गए सैटेलाइट को तभी विदेशी खरीदारों को सौंपा जाता है जब वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कमांडरों ने इस सैटेलाइट को क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का काम दिया था। इसके तहत IRGC को इम्पोसैट नाम की कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क का भी एक्सेस दिया गया। इम्पोसैट बीजिंग स्थित सैटेलाइट सेवा प्रदाता है जिसकी सेवाएं एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में फैली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। 14 मार्च को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था कि वहां तैनात अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TEE-01B ने जॉर्डन के मुआफ़ाक़ साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास के इलाकों और इराक के इरबिल एयरपोर्ट के आसपास की गतिविधियों को भी ट्रैक किया। ये उसी समय हुआ जब IRGC ने इन क्षेत्रों में हमलों का दावा किया था। अब देखना होगा अगर अमेरिका ईरान पर घातक और विनाशक हमला करता है तो ईरान किस तरह से और कैसे पलटवार अमेरिका और इजरायली अड्डों पर करता है। इधर ट्रंप ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी जंग की ओर इशारा किया तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। IDF का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन और रॉकेट हमलों के खतरे को बहुत कम कर दिया और इस साल इजराइल ने पहली बार हिजबुल्लाह के खिलाफ इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। IDF ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच यह हमला कर दिया है। सौ बारूदी विस्फोट, कितने पर रुकेंगे नेतन्याहू? मिडिल ईस्ट में प्रलय युद्ध, ईरान में पहला बम कब गिरेगा? इधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंग की आशंका जता रहे हैं, उधर इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल दाग दी है।
सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर आने वाले बड़े युद्ध का रिहर्सल है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग में झोंका जाने वाला है या ये सब कुछ पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा है? नेतन्याहू का इरादा हिजबुल्लाह को खत्म करने का है, लेकिन करीब 3 साल की जंग के बाद भी उनका मिशन अधूरा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर बफर जोन घोषित तो कर दिया, लेकिन हर मोर्चे से हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। नेतन्याहू की सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में हथियार डिपो, लॉन्चिंग साइट और कमांड सेंटर भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इजराइल की रक्षा में किया गया हमला है? तो फिर इतनी बड़ी संख्या में हमले क्यों? क्या यह सिर्फ जवाब है या नेतन्याहू का संदेश? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू के जरिए ईरान में युद्ध का बिगुल बजा दिया है? क्या हिजबुल्लाह का ट्रेलर दिखाकर नेतन्याहू तेहरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? इजराइल का हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर वार मैसेज किसके लिए है? क्या हिजबुल्लाह के जरिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. इजराइल की सेना आईडीएफ ने कुछ ही मिनट में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। बेरूत, बेका वैली, दक्षिणी लेबनान में हर तरफ आग ही आग दिखाई दी। आईडीएफ ने दावा किया कि युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा पलटवार है। क्या यह सीजफायर का उल्लंघन है या हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का जवाब है? लेबनान सरकार चुप है। क्या इस जंग में अब ईरान सीधे कूद पड़ेगा? उधर ईरान के नए प्रस्ताव से ट्रंप खुश नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसे अमेरिका नहीं मानने वाला। ट्रंप ने चेतावनी दे दी कि अगर डील नहीं हुई तो बहुत सख्त एक्शन होगा। तो क्या इजराइल का हिजबुल्लाह पर हमला ट्रंप के पूर्ण समर्थन का संकेत है? Only the United States of America could lead this, only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it. ट्रंप का बयान मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगाड़ सकता है। ट्रंप का बयान सिर्फ चेतावनी है या एक संकेत? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका ने आशंका जताई है, कुछ बड़ा हुआ है। तो क्या इस बार भी जंग पहले से तय है और बयान सिर्फ माहौल बनाने के लिए है? क्या अमेरिका 12 से 48 घंटे में ईरान पर 900 से ज्यादा स्ट्राइक करेगा? क्या न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने के लिए फिर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल होगा? क्या ईरान में मिलिट्री टारगेट पर F-35 से टॉम हॉक बम गिराए जाएंगे? अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। अगर ईरान और अमेरिका में बात नहीं बनी तो अमेरिका का टारगेट ईरान में बची हुई न्यूक्लियर साइटें ही होंगी। If you think you've seen something, just wait. The amount of combat power that's still flowing, that's still coming, that will be able to project over Iran is a multiples of what it currently is right now when you add up our capabilities and those of the Israeli Defense Forces. पिछले युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया था। युद्ध की गंध पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल गई थी। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। हॉर्मुज में ईरान की नेवी अमेरिका की सेना के राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिका इस बार IRGC की मिसाइल और नेवी को टारगेट बनाएगी ताकि ईरान की रेजीम को भी वो दबाव मिला सके।
इजराइल के हर बड़े एक्शन के पीछे इनडायरेक्टली अमेरिका का ही हाथ माना जाता है। तो क्या हिजबुल्लाह पर एक्शन वॉशिंगटन की मंजूरी से हुआ या फिर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी अलग रणनीति चला रहे हैं? क्योंकि नेतन्याहू के सामने भी दबाव है। राजनीतिक संकट के साथ इजराइल की सुरक्षा का भी सवाल है। तो क्या ये हमला उनकी राजनीति बचाने का हथियार है? פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים, ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה, בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. जंग के बीच तेल अवीव में एक अलग सा माहौल है। रात को नेतन्याहू के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार से युद्ध को खत्म करने की मांग हो रही है। ये प्रदर्शन धीरे धीरे अब इजराइल की सीमाओं तक फैलता जा रहा है। प्रदर्शनकारी तेज आवाज में कह रहे हैं कि हम युद्ध, बमबारी और विनाश के आदी हो चुके हैं और हमें युद्ध कानूनों की भी परवाह नहीं है। यही वजह है कि लोगों को अब विपक्ष से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है और वो सीधे सड़कों पर उतर आए हैं। And for the whole region, it's a very non-stabilizing government that thinks that everything can be solved with brute force and killing and war crimes and destruction. लेबनान सरकार के मुताबिक इजराइल के हमलों में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये जंग हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच है, लेकिन इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अपने हथियार डालने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हर दिन और तेज और भीषण होती जा रही है। हिजबुल्लाह सिर्फ एक लड़ाका संगठन नहीं है, ये एक पूरी सैन्य ताकत है। हजारों रॉकेट, ट्रेन्ड फाइटर्स और ईरान के समर्थन की वजह से ये काफी मजबूत हो गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह में करीब 3 साल पहले जंग शुरू हुई, तब से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग लड़ता जा रहा है। इजराइल के इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी हिजबुल्लाह ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि पूरी ताकत से पलटवार भी कर रहा है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर ग्रुप माना जाता है। इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके होने का दावा किया जाता है। हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ ही इसके पास ड्रोन और मिसाइलों की भी बड़ी खेप है। लेकिन इस बार की जंग में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। टॉप लीडरशिप का सफाया हो चुका है। आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। रेजिस्टेंस लगातार और मजबूत हो रहा है। इसे हराया नहीं जा सकता और दुश्मन हमारे जवाब से हैरान है। नईम कासिम ने यह बहुत बड़ी चेतावनी दे दी। इजराइल हिजबुल्लाह के पलटवार का सामना कैसे करेगा? इजराइल अब क्या करने वाला है? नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ के बयान इशारा कर रहे हैं कि लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और बढ़ेगा। इजराइल की वायुसेना और तेज स्ट्राइक करेगी। इजराइल का प्लान पूरे दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का है। आईडीएफ के ज्यादातर ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में ही एक्टिव हैं। दक्षिणी लेबनान से ही हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले हो रहे हैं। इजराइल दक्षिणी लेबनान को बफर जोन घोषित कर चुका है। इस इलाके से लोगों को खाली करने की चेतावनी दे चुका है। लेकिन इजराइल का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 3 सालों की लड़ाई के बाद भी इजराइल अभी भी उसी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतलब साफ है, ये सर्जिकल नहीं, फुल स्केल वॉर मॉडल है। लेकिन क्या इससे हिजबुल्लाह खत्म होगा
या हिजबुल्लाह का गुरिल्ला वॉर और फैल जाएगा? ये सिर्फ इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की लड़ाई नहीं है। दरअसल ये लड़ाई है ईरान के प्रॉक्सी बनाम इजराइल की। हिजबुल्लाह का मतलब है ईरान का सबसे बड़ा हथियार। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा। मतलब ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग नहीं है, असली जंग ईरान से है, जो अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं। तो क्या ये हमला सीधे सीधे ईरान को चुनौती है? अगर तेहरान मैदान में उतरता है तो ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट का महायुद्ध। Big mistake by the Iranian regime to start targeting its neighbors right away, exposing who they are and what they're all about, indiscriminate targeting, flailing recklessly at the beginning. I can't say that we anticipated necessarily that's exactly how they would react, but we knew it was a possibility. And I think it was a demonstration of the desperation of that regime then and that regime now. अगर जंग बढ़ी तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, ग्लोबल मार्केट और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था, सब कुछ इससे प्रभावित होंगे। तो क्या दुनिया एक और संकट की ओर बढ़ती जा रही है? हर युद्ध में नेता फैसले लेते हैं, लेकिन कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। तो क्या एक बार फिर राजनीति के लिए इंसानियत कुचली जाएगी? तो सवाल बहुत साफ है, क्या ट्रंप की चेतावनी आने वाले युद्ध का ट्रेलर है? लेकिन असली सवाल अब और बड़ा हो चुका है, क्या ये जंग लेबनान की सरहद तक सीमित रहेगी या पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि तस्वीर साफ है, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और पर्दे के पीछे ईरान का पूरा नेटवर्क। क्या हिजबुल्लाह की जंग में ईरान सीधे मैदान में उतरेगा? क्या अमेरिका भी हिजबुल्लाह के खिलाफ खुलकर जंग में कूदेगा? हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, एक नेटवर्क है, एक सोच है, एक रेजिस्टेंस मॉडल है। और यही वजह है, जितना दबाव उतना फैलता है। अब जंग सिर्फ टैंक और मिसाइल की नहीं रही, ड्रोन, साइबर और गुरिल्ला का कॉम्बिनेशन बन चुकी है। और यहीं पर इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा छिपा है। जंग लंबी है, बिना साफ जीत के। तो आखिरी सवाल, क्या हिजबुल्लाह हार कर भी जीत रहा है? क्या इजराइल जीत कर भी फंस रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग खत्म होने के लिए नहीं बल्कि चलते रहने के लिए लड़ी जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक वॉर नहीं, एक एंडलेस वॉर का ट्रेलर है। लेकिन अब तस्वीर सिर्फ हमलों और बयानों तक सीमित नहीं है। ये जंग अब रणनीति से निकलकर मनोवैज्ञानिक दबाव की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ इजराइल जो हर हमले के साथ ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो कि हर नुकसान के बाद भी ये संदेश दे रहा है कि उसे खत्म करना नामुमकिन है। और इनके पीछे खड़ा है ईरान, जो सीधे मैदान में उतरे बिना ही पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। क्या ये डायरेक्ट वॉर नहीं बल्कि कंट्रोल्ड वॉर है? क्या सुपर पावर देश खुद नहीं बल्कि प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहे हैं? क्या ये जंग खत्म करने के लिए नहीं बल्कि लंबा खींचने के लिए लड़ी जा रही है? और यहीं पर सबसे खतरनाक सवाल खड़ा होता है, क्या ये जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बिगाड़ने के लिए लड़ी जा रही है? क्योंकि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना ही मिडिल ईस्ट अस्थिर होगा और उतना ही दुनिया की बड़ी ताकतों को फायदा मिलेगा। इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट की हर आग में किसी ना किसी का फायदा छिपा होता है। तो क्या इस बार भी बारूद सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक खेल का हिस्सा है? और अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, ये सब कुछ एक बड़े युद्ध की तैयारी है या फिर दुनिया को धीरे धीरे एंडलेस वॉर की आदत डाली जा रही है? क्योंकि अगर ये सच है तो ये जंग आज की नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की कहानी लिख रही है। तो क्या मिडिल ईस्ट में जंग खत्म नहीं होगी बल्कि अब ये एक सिस्टम बन चुकी है?
इजराइल ने लेबनान पर भयानक बमबारी करके 10 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार डाला है। लेबनान पर इजरायली हमले से भड़के तुर्की ने अब धमकी दी है कि नेतन्याहू युद्ध समझौता नहीं चाहते। और इतना ही नहीं, तुर्की नेवी ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को अब जल्द से जल्द बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इधर ईरान की राजधानी तेहरान के करीब ही बम विस्फोट में 14 रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों की मौत हो गई है और इससे एक बार फिर यह सिग्नल मिला है कि बहुत जल्द युद्ध भड़क सकता है। ईरान में फिर से बम फटा है। लाशें बिछी है। धमाका तेहरान के करीब जजान में हुआ है। बम विस्फोट में 14 रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान की करीबी बताई जाने वाली नूर न्यूज वेबसाइट के मुताबिक तेहरान से उत्तर पश्चिम में जंजान शहर के पास जमीन के नीचे दबे गोले बारूद के गोदाम में विस्फोट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट में इस्तेमाल हुए हथियारों में क्लस्टर बम और एयर माइंस भी शामिल थी। युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल के बरसाए बमों में विस्फोट से 14 लड़ाकों की जान चली गई है। इससे भड़के ईरान ने अमेरिका इजराइल से बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना के डिप्टी अधिकारी मोहम्मद जाफर आसादी ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका जैसे धोखेबाज से समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप पर भरोसा करने से साफ इनकार कर दिया है। این مذاکره ما با آمریکا یک مذاکره متعارف و معمول نیست. مذاکره است که یک پیشینه بسیار خونین داره. من الان دیگه حتی نمیتونم بگم که دیوار بی‌اعتمادی، اصلا بحث اعتماد در رابطه با ایران و آمریکا نمیتونیم مطرح کنیم. ट्रंप ने तय किया है कि वो वॉर जोन से सेना नहीं हटाएंगे। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटम बमों को छीन लेंगे, लेकिन ईरान उन्हें जबरदस्त पलटवार के सिग्नल दे रहा है। ईरान ने ट्रंप को खाड़ी देशों के ऐसे दृश्य याद करने की चेतावनी दी है। बम धमाकों से दिल्ली दुबई, मिसाइलों की बौछार से जलता रियाद, रॉकेट की बौछार से धुआं धुआं मस्कट, मनामा, कुवैत सिटी और अम्मान में सीरियल बमबारी की तस्वीरें। ये ईरान का बदला था। ट्रंप नेतन्याहू को ईरान ने खाड़ी के फ्रंट पर बुरा फंसाया था। जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल कहर ढा रहे थे, तब रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने खाड़ी देशों के इन आलीशान शहरों को बारूद से पाट दिया था।